सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। हम लोग लूसेंट की बुक से करेंगे तैयारी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो आज हम लोग देख रहे हैं लूसेंट बुक से ही मगध का उत्कर्ष नामक टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं मगध का उत्कर्ष नामक ये टॉपिक। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इस टॉपिक को देखते हैं मित्रों। मगध का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृत्रथ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृत्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज यह राजगृह थी। राजगीर का वर्तमान नाम राजगीर है। जरासंध वृत्रथ का पुत्र था और इसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मिलती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। तो यहाँ से 3 प्रश्न निकलते हैं मित्रों। एक तो कि हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो हम लोग बोल देंगे 544 ईसा पूर्व में। और एक प्रश्न बनता है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। एक और प्रश्न बनता है कि यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मिलती है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो मित्रों बताया जा रहा है कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो वो बिंबिसार ही था। कौन था मित्रों? बिंबिसार ही था। आगे हम लोग देखते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को हराया था और अंगराज में मिलाया था। अंगराज मित्रों वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों का समवर्ती क्षेत्र है। इसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी चंपा थी। और ये जो है वो भागलपुर और मुंगेर जिला है बिहार का, उसके आसपास का क्षेत्र था। मतलब वो भी क्षेत्र था, भागलपुर और मुंगेर तो था ही, उसके आसपास के क्षेत्र भी इसमें आते थे अंग में। आइए आगे देखते हैं मित्रों। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यानी कि राजगृह यानी कि राजगीर का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी, बिंबिसार ने ही उसे अपनी राजधानी बनाया था। अच्छा, और आगे देखते हैं। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किस राजवैद्य को भेजा था? उस राजवैद्य का नाम क्या था? तो जीवक था मित्रों। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी भेजा था। अवंती मित्रों वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उज्जैन के पास का क्षेत्र है अवंती। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की महिष्मती थी। आइए आगे देखते हैं मित्रों। बिंबिसार ने अपने आप को कैसे मजबूत किया? तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। कौशल
पितरों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का इलाका कौशल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से उसने शादी की थी। वैशाली बिहार में है और मध्य देश जो है वो आधुनिक पंजाब, लेकिन मध्य देश कश्मीर का हिस्सा भी कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो पूछा जाएगा कि बिंबिसार की हत्या किसने की, तो अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु कौन था, तो बिंबिसार का पुत्र था। और वह खुद मतलब अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। आइए आगे देखते हैं मित्रों। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो आइए आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब देखिए, अजातशत्रु का बेटा उदयन है। अजातशत्रु ने जब अपने पिता को मारा तो उसके बेटे उदयन ने भी अजातशत्रु को मार दिया। 461 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठ गया। अच्छा, जैसे को तैसा मिला। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, माने पाटली ग्राम है, पाटिल ग्राम की स्थापना की उदयन ने। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। यानी शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का जिक्र आता है मित्रों इतिहास में, और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। मतलब उस समय सिकंदर का भी बोलबाला चल रहा था दुनिया में। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ये लोग तो हम लोग भली भांति से ये सब जानते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 559 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि लगातार वो विश्व विजय के अभियान पर निकला होता था। लड़ते लड़ते सेना थक गई थी और व्यास नदी के तट पर पहुंचकर अब वो थक चुकी थी, तो उसने पार करने से इनकार कर दिया।
सिकंदर स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सोचिए 33 वर्ष में ही उसने विश्व विजय अभियान को पूरा कर लिया था लगभग। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। आइए अब आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य पर वापस लौटते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्त के मृदा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, इसका मतलब है निम्न कुल में उत्पन्न, शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बने। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से। तो अगर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो या तो चाणक्य बोल दीजिए, या कौटिल्य बोल दीजिए, या विष्णुगुप्त बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु जो थे वो सॉरी, भद्रबाहु महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। तो इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें सोने की पालकियों में ले जाया जाता है। मतलब मेगस्थनीज बताता है कि सम्राट जब जनता के सामने आता था तो ये एक अवसर होता था और इसे शोभा यात्रा के रूप में खूब जश्न मनाया जाता था। सोने की पालकी में उसे ले जाया जाता था। और सुनिए आगे, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी की अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं ताकि उसमें कुछ मिलाया ना हो। तो इसके लिए भी एक आदमी को रखा जाता था जो कि खाना को चख के उसको पास करता था कि हाँ राजा आप खाएंगे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से होता था। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है।
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई, मतलब उन्होंने उपवास रखा और अपना शरीर त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में। आइए अब देखते हैं आगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मगध के राजा हुए, यानी कि मौर्य वंश के दूसरे शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आइए और जानते हैं। इसमें नोट है। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ की रजत रंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंडियोटोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में था, में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम और बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। उसके बाद बारी आती है अशोक की। बिंदुसार के बाद बारी आती है अशोक की। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ऐसा 13वें शिलालेख में मिलता है, उल्लेख मिलता है इसका। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की भिक्षा किसने दी? तो उपगुप्त ने दी। ये प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न होता ही है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मेक्लीपुत्र गोशाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष में निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चिपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक
के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेख में किसका प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी का, खरोष्ठी का, ग्रीक का, अरमाइक लिपि का, इन सब का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट: खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब ऐसे लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पार्टीफेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रथम शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय आइए देखते हैं। पहला शिलालेख, इनमें पशुपति की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में मेरी घोष की जगह नन घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि कैसे आत्मनियंत्रण करना है खुद पर। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा उत्तर से दिल्ली लाया गया।
दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरिया, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। लौरिया अरेरा चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में से स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। अब हम देखते हैं मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। तो उत्तरापथ मौर्य प्रांत था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 74वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारे कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेनिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। इसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? तो जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्टीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मतलब कि टैक्स वैक्स बचाया नहीं जा सकता था उस समय। आजकल तो टैक्स की बहुत चोरी होती है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मतलब पद। पहला मंत्री पद होता था, प्रधानमंत्री। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजपुत्र। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। समहर्ता आय का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मेगास्टीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे।
जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व का निरीक्षण करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 90,000 हाथी थे। 90,000 नहीं, 9,000 हाथी थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। 6 समितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य हुआ करते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग, सैन्य समिति एवं उनके कार्य समिति कार्य महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण का कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवैध मातृक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 ही राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सन 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अब उसकी प्रशासनिक समितियां एवं उसके कार्य। समिति: प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ, अश्वरोहियों की सेना की देखरेख। पंचम, गज सेना की देखरेख। और षष्ठ, रथ सेना की देखरेख। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमें आशा है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम लोग लुसेंट से ही अपनी तैयारी करेंगे। लुसेंट बहुत अच्छी बुक है तैयारी के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।